प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और आज कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए मैं लेके आया हूँ उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक, उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में हमने आपको उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, इसका भली भांति अध्ययन कराया। और उसके बाद जो दूसरा हमारा वीडियो था उसमें हमने कीमत रेखा को बताया। कीमत रेखा अथवा बजट रेखा क्या होती है। तो बच्चों, मैं एक बार फिर से उदासीनता वक्र की आपको याद दिला देता हूं। उदासीनता वक्र ऐसी रेखा आइसोलेटेड कर्व बिंदु का एक ऐसा बिंदु पथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। याद आया होगा, जैसे ये ऐसी रेखा है, इस पर तीन बिंदु है E-H-P। ऐसे ही ये IC2 रेखा है, इस पर दो बिंदु लगा रखे मैंने L-M। और एक नीचे ये IC1 रेखा है, IC1। इस रेखा पर भी मैंने तीन बिंदु लगा रखे हैं N-S-M। ये जो एक रेखा के जो बिंदु होते हैं, जैसे ये L, N, P, E, H, एक ही उदासीनता वक्र के सभी बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। एक बार उदासीनता वक्र की हमने विशेषता आपको बताई थी। मूल बिंदु O से जो उदासीनता वक्र सबसे अधिक दूरी पर होती है, उस उदासीनता वक्र पर सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे मैं कहूं S बिंदु पर E बिंदु की तुलना में कम, अथवा S बिंदु से E बिंदु पर अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, और E बिंदु से L या M बिंदु पर अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उपयोगिता मतलब संतुष्टि। उपयोगिता विश्लेषण में, उदासीनता वक्र विश्लेषण एलन और हेग्स प्लेटो ने दिया है। इसमें हमें दृष्टिकोण के मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमने आपको पहले बताया, क्योंकि दृष्टिकोण का मापन संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मनोवैज्ञानिक विचार है दृष्टिकोण। किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के उपभोग से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वो उसको बता नहीं सकता। यही बात हमने आपको बताई, यानी कि दृष्टिकोण की बात में, दृष्टिकोण के लक्षण अथवा विशेषताएं। तो उसमें मैंने इसको स्पष्ट किया। आप क्रम से उनको पढ़ते चले जाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये बहुत सारी उदासीनता रेखा बना दी हमने। इसको हम एक ही आधार रेखा OX, OY पर जब बहुत अनेक, एक से अधिक उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उसको उदासीनता मानचित्र कहते हैं। ये भी हमने बता दिया। अब इस वीडियो में ये सब तो नहीं बताया जाएगा, ये तो आपको अब पहले वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या। तो चलिए इसको आज हम शुरू कर लेते हैं। उपभोक्ता अपनी दी हुई आय अथवा बजट से अधिकतम संतुष्टि अर्जित करना चाहता है। ये प्रत्येक उपभोक्ता का यानी कि लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या गोल कह सकते हैं। उसका गोल क्या है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। हम ये मान के चलते उपयोगिता विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं, उदासीनता वक्र विश्लेषण की जो मान्यताएं हैं, जिसमें हम उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या हम जो कर रहे हैं, तो उसकी जो मान्यताएं हैं वो ये हैं, उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें अथवा मान्यताएं। तो इन मान्यताओं में पहली मान्यता है, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील है उपभोक्ता, विवेकशील है, वह अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि अर्जित करना चाहता है। सभी चाहते,
बजट है उसका दिया हुआ रहता है, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में जो हम कीमत रेखा बता रहे थे, एन बराबर 20 रुपया, ये हमने वहां उसका बजट बताया था। ठीक है। दूसरी जो मान्यता है या शर्त है, उपभोक्ता की रुचियों के आधार पर उसका तटस्थता मानचित्र उसको मालूम है। मतलब इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि उदासीन यानी उपभोक्ता को अपना यानी कि उदासीनता मानचित्र या तटस्थता मानचित्र या अंतिमान मानचित्र या इसको कहें उसका जो प्रेफरेंस है वो उसको ज्ञान है। थर्ड बात क्या है, थर्ड मान्यता है इसकी, उपभोक्ता की आय दी हुई है, उपभोक्ता की आय दी हुई है जिसे वह दो वस्तुओं पर एक्स और वाई पर खर्च करता है। ये भी मान लेते हैं कि वो अपना सारा बजट व्यय कर देता है। उपभोक्ता को बाजार का ज्ञान है, अर्थात बाजार में जो कीमतें हैं एक्स और वाई की कीमतें उसको ज्ञान है। और अंतिम इसकी जो मान्यता है, जो उपभोक्ता के लिए जो उपभोग करने वाली वस्तु है यानी एक्स और वाई, उसकी सभी इकाइयां समरूप है और विभाज्य है। विभाज्य का मतलब यह है कि वो जिस मात्रा में चाहे एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ हमारी ये उपभोक्ता संतुलन की कुछ शर्तें थी, अगर एग्जाम में आ जाता है आप इनको लिख सकते हो। संतुलन की दो प्रमुख जो बातें हैं उपभोक्ता के संतुलन की सकते हैं। पहली शर्त, बजट रेखा तटस्थ रेखा पर, बजट रेखा तटस्थ नया शब्द है आपके लिए और इसका अर्थ यही है उदासीनता। इसको तटस्थ रेखा को हम अनधिमान भी कहते हैं, अनधिमान वक्र भी कहते हैं। या देखिए कभी आ जाता है एग्जाम में, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, अथवा तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए, अथवा अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। कभी आप ये सोचो उदासीनता वक्र की सहायता से हमने पढ़ा था और तटस्थता वक्र की सहायता से हमने ये नहीं पढ़ा, तो ये ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। देखिए क्या है, पहली शर्त, बजट रेखा तटस्थता रेखा की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। पहली बात, यानी जो हमारा कीमत रेखा है या बजट रेखा है उस पर उदासीनता वक्र जो है स्पर्श करेगा और कीमत रेखा उसकी स्पर्शी रेखा होगी, जैसे यहाँ की बिंदु पर है। ठीक। दूसरी बात, तटस्थता वक्र जो है या उदासीनता वक्र ये मूल बिंदु ओ से उन्नततर ऊंचाई की ओर जाता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये कन्वेक्स होना चाहिए। एक होता है नतोदर, नतो का मतलब है नीचे की ओर आता हुआ, और उन्नतोदर का मतलब है ऊंचाई की ओर जाता हुआ। देखिए मैं आपको फिर से स्पष्ट कर दूं कि उदासीनता वक्र के जो ये ओ एक्स अक्ष है, ओ बिंदु है, मूल बिंदु है ओ, इससे जो उदासीनता वक्र दूर है उस पर अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी उपभोक्ता को, और जो पास है उसको कम। देखिए हम ये मान के चलते हैं ना कि उपभोक्ता अपना संपूर्ण बजट व्यय कर देता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये रेखा है ऐसी रेखा, इस पर हमने 3 बिंदु दिखाए हैं, एक ये एस है, एक ये एन है, एक ये एम है। 3 बिंदु दिखाए हैं। देखिए एस एम बिंदु पर जितनी संतुष्टि मिलेगी उतनी संतुष्टि एस बिंदु पर मिलेगी, उतनी ही संतुष्टि एन। यदि वो एम और एन को चुनता है तो अपना सारा बजट व्यय कर देगा और क्या होगा, उसे संतुष्टि कितनी मिलेगी, एस, यानी कि एस के बराबर ही मिलेगी। ठीक है, एस बिंदु पर क्या हो रहा है, उसका संपूर्ण बजट व्यय नहीं हो रहा है ना। एन बिंदु पर क्या हो रहा है, संपूर्ण बजट व्यय कर रहा है। अगर पी बिंदु की बात करें तो पी बिंदु उसकी बजट रेखा के पी और एच, ये पी बिंदु और एच बिंदु उसके दिए हुए बजट रेखा के ऊपर के बिंदु है, अर्थात इनको वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है, अब देखिए पी और एच इन बिंदु को वो खरीद नहीं सकता, लेकिन ई बिंदु जो कि उसकी कीमत रेखा पर स्थित है,
इसको वो खरीद सकता है। ठीक है, जब ई बिंदु को वो खरीद सकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि उससे संतुष्टि कितनी मिलेगी, पी और एच और ई इन तीनों के बराबर यानी एक्स के बराबर संतुष्टि उसको प्राप्त हो गई। लेकिन पी और एच को वो नहीं खरीद सकता, जबकि ई बिंदु को वो खरीद सकता है। ई बिंदु जो है उसकी कीमत रेखा का बिंदु है। इस पर वो क्या करेगा, इस पर वो वाई वस्तु यानी जिसको हमने केला कहा है कितनी मात्रा खरीदेगा, y1 मात्रा खरीदेगा। ठीक है, और x की x1 मात्रा खरीदेगा। इससे क्या होगा, उसको संतुष्टि मिलेगी p के बराबर या h के बराबर। लेकिन h को वो नहीं खरीद सकता, p को नहीं खरीद सकता, h को नहीं खरीद सकता। ई बिंदु जो है वो उसकी बजट रेखा का बिंदु है जिसको वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ई बिंदु जो है वो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाएगा। और यहां पर याद रखने वाली बात है, दोनों वस्तु यानी कि एक्स वस्तु वाई वस्तु, यहां पर दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी x के लिए y की और y के लिए x की हम जो मात्रा का त्याग करते देखिए सीधे है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ये y2 मात्रा है और ये x2 मात्रा है। अगर हम y की इतनी मात्रा डेल्टा y इतनी मात्रा हम अधिक खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, x की डेल्टा x मात्रा यानी यहां से लेके यहां तक इतनी मात्रा का y की इतनी मात्रा के लिए त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो y की क्या, ये जो है इसको हम कहेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, x ऑन y के लिए y अगर हम x की मात्रा देख ले रहे हैं तो y की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि y की इतनी अधिक मात्रा खरीदना चाह रहे हैं तो x की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ ई बिंदु पर क्या होना चाहिए, ई बिंदु पर दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर और दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात, यानी कीमत अनुपात Px1 अपॉन Pxy, Px अपॉन Py, दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात और दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन दर इक्वल होनी चाहिए। यहाँ की इस बिंदु है, ई बिंदु पर क्या है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑन y, तो ये जो है ये बराबर है किसके, Px अपॉन Py के। तो ये जो बिंदु है ऐसा इसी बिंदु पर है। ठीक है, इसीलिए ई बिंदु पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर रहा है। कितनी उपयोगिता, यानी P के बराबर H के बराबर, ये H बिंदु H के बराबर प्राप्त कर रहा है, P के बराबर। लेकिन उसको व्यय उतना नहीं करना पड़ेगा, वो H को अगर खरीदना चाहे या P को खरीदना चाहे तो उसे अधिक व्यय करना पड़ेगा। यहाँ पर ई बिंदु को वो अधिक मात्रा में नहीं खरीद रहा है, मतलब अधिक व्यय नहीं कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है, संतुष्टि उसको कितनी मिल रही है, संतुष्टि उसको मिल रही है संतुष्टि उसको H P E तीनों बिंदुओं पर, इन तीनों बिंदुओं पर x के बराबर प्राप्त होगी, यानी बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है, E पर भी, P पर भी और H पर भी। लेकिन ये दो बिंदु, ये वाला और ये वाला बिंदु, ये दोनों बिंदु उसकी दी हुई आय के बाहर है, अर्थात उसके बजट रेखा के बाहर है, वो खरीद ही नहीं सकता इन बिंदुओं को। ठीक है, कीमत रेखा पर जो बिंदु ई है इसको वो खरीद सकता है। ई बिंदु से खरीदे, ई बिंदु को खरीदने पर
वो अपने दिए हुए संसाधनों से x के बराबर संतुष्टि प्राप्त कर लेगा, जबकि P बिंदु और L बिंदु को खरीदने के लिए उसे और बजट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं E बिंदु जिस पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में पाया जाएगा या होगा, और ये इसी बिंदु पर उसकी सीमांत यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x ऑन y ये बराबर होगा px अपॉन py। क्या समझ में आया? यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर और दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात बराबर होगा। और वो कब होगा? जब बजट रेखा उदासीनता वक्र रेखा पर स्पर्श करेगी। यहां तक ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है उपभोक्ता का संतुलन। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु x यानी सेब की मात्रा को तथा ओ वाई अक्ष पर वस्तु y अर्थात केले की मात्रा को प्रदर्शित किया गया है। K और L ये उपभोक्ता की कीमत रेखा है, और IC रेखा है, IC1 रेखा है। IC1 रेखा पूर्व की यानी कि IC रेखा के ठीक नीचे है। इसका स्पष्ट मतलब है कि IC1 से IC रेखा पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी, और IC रेखा मूल बिंदु O से उन्नतोत्तर है, ऊंचाई की ओर जाती हुई है, ठीक है। और इसीलिए E बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में है। तो ये इसी रेखा चित्र को आप लिखेंगे, और यही कीमत रेखा पर उदासीनता वक्र रेखा स्पर्श करती है, और E बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है, क्योंकि वो है अपने दिए हुए बजट से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इसको आप लोग अच्छी याद कर लीजिएगा। वो हमने कोने पर लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ऑन वाई ये बराबर होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ये इसकी शर्त है, ठीक है। दोनों वस्तुओं की कीमत का अनुपात और उदासीनता वक्र का ढाल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात समान है, ठीक है। तो ये हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। एग्जाम्स में 101% आएगा। थोड़ा हमें सुन के, थोड़ा किताब को पढ़ के अच्छी तैयारी कर लीजिए, बार बार तैयारी कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उदासीनता वक्र की सहायता से हम आपको फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। और आपसे मैंने बार बार कहा है कि कम से कम हमें भी बताते रहिए, ताकि हमको उत्साह बना रहे, हम आपको बार बार नए नए वीडियो बना के भेजते रहें पढ़ाने के लिए। तो हमें लाइक भी करते रहो और सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है। ओके, नमस्कार, बाय।